Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in my YouTube channel MS Search the English Club. Dear students, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का मैं MS सर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों का डिमांड था कि सर आप इंग्लिश तो टीच करते ही हैं, साथ ही साथ अगर आप मेरा हिंदी देख लेते हैं हम लोगों का तो बेहतर हो जाएगा। तो आप लोगों के डिमांड पर मैं MS सर मेरे YouTube चैनल में हिंदी का क्रैश कोर्स लेकर आया हूं। जी हां, हिंदी के क्रैश कोर्स के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण को देखेंगे। हिंदी व्याकरण कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग पुस्तक भाग में आएंगे, बुक पोर्शन में आएंगे। याद रहे 12th हिंदी को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 चीजों में फोकस करना है। पहला व्याकरण, दूसरा पुस्तक। पुस्तक में 2 चीज है, इसलिए मैंने 3 चीज बोला। पुस्तक में 2 चीज क्या क्या है? तो गद्य खंड है और काव्य खंड है। तो अगर आप इंटर बोर्ड एग्जाम में अगर हिंदी में बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरे इस क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। हिंदी का क्रैश कोर्स है ये। इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत मैं आप लोगों को 3 चीज पढ़ाऊंगा, 3 टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। पहला आपका व्याकरण हो जाएगा, दूसरा आपका गद्य खंड हो जाएगा और तीसरा आपका काव्य खंड। पहले हम लोग व्याकरण वाला पार्ट को समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे गद्य खंड पर, है ना। उसके बाद लास्ट में हम लोग पद खंड अर्थात काव्य खंड को कंप्लीट करेंगे। चलिए, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे। ऐसा नहीं है कि इस क्लास में आपको केवल और केवल सिलेबस ही पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल नहीं। आज आपका जो पहला क्लास है, सिलेबस के साथ साथ आपका चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, कम दिनों में ज्यादा चीजों को पढ़ना है। आइए सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण का जो हमारा सिलेबस है उसको देखते हैं। हिंदी व्याकरण फॉर क्लास 12th सिलेबस है ये आपका। बात अगर हिंदी व्याकरण की करें तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भाषा एवं व्याकरण। सबसे पहले हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले हम लोगों का जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक होगा आपका भाषा एवं व्याकरण। भाषा एवं व्याकरण के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा वर्ण परिचय। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग शब्द विचार, नहीं, फिर आगे हम लोग जानेंगे संधि के बारे में। संधि के बाद फिर हम लोग समास पढ़ेंगे। समास के बाद शब्दों के लिंग अर्थात लिंग चैप्टर चलेगा आपका। अगला चैप्टर है उपसर्ग एवं प्रत्यय। जी हाँ, उपसर्ग एवं प्रत्यय ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पर्यायवाची शब्द, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सिनोनिम बोलते हैं, उसको भी देखेंगे, आपका परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए, पर्यायवाची शब्द के बाद हम लोग जानेंगे विलोम शब्द को। विलोम शब्द बोले तो ऑपोजिट वर्ड्स, नहीं, आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगला हमारा होगा अनेक शब्द का एक शब्द, अंग्रेजी में बोलते हैं OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। याद रखेंगे, अनेक शब्द का एक शब्द। उसके बाद हम लोग मुहावरा देखेंगे। मुहावरा आप बचपन से जानते होंगे, बहुत दिनों से। आई थिंक आप लोगों ने मैट्रिक का एग्जाम दिया था तो वहां भी आपने मुहावरा को याद किया था, नहीं। रस एवं अलंकार को भी देखेंगे। पत्र लेखन भी होगा, संक्षेपण भी होगा। आपने एग्जाम अगर दिया होगा मैट्रिक का तो वहां पर आपने संक्षेपण तथा शीर्षक इस तरह का प्रश्न को सॉल्व किया होगा। अंग्रेजी में प्रिसाइज एंड टाइटलिंग बोलते हैं। निबंध भी हम लोग सीखेंगे। मतलब याद रहे 100 मार्क्स का जो आपका हिंदी है, 100 मार्क्स हिंदी के लिए आपको 3 चीजों को कवर करना होगा। आपको ग्रामर पढ़ना होगा, बोले तो व्याकरण। व्याकरण में इन सभी टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। ये मत सोचिएगा कि 15 टॉपिक्स है तो 15 क्लास चलेगा, ऐसा नहीं है। 15 टॉपिक्स है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 8-10 क्लास में टोटल टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो व्याकरण 8 से 10 दिन में हम लोग समाप्त करेंगे। उसके बाद आपका गद्य खंड आएगा। गद्य खंड में VBI जो चैप्टर है 5 या 6 चैप्टर उसी को देखेंगे, उसी से आपका एग्जाम में पूछेगा। काव्य खंड से भी 4-5 चैप्टर को हम लोग देखेंगे।
ओवरऑल देखा जाए तो 10 दिन मान के चलिए ग्रामर में ना, और 6 5 11 लगभग 11 दिन, इसमें लगभग 22 दिन का आपका कोर्स होगा। आप हमारे साथ 22 दिन बने रहिए यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिंदी में फुल अंक आएगा, पूर्ण अंक आएगा, आपका फुल मार्क्स आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो चलिए व्याकरण में इन सभी टॉपिक्स को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। चलिए व्याकरण में हमारा जो आज का पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है भाषा एवं व्याकरण। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग भाषा तथा ग्रामर के बारे में जानेंगे। भाषा के बारे में मैंने आप लोगों को इंग्लिश क्लास में भी, ऑफलाइन में भी बताया था, साथ ही साथ ऑनलाइन में जब हमने स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ाया था तो वहां भी हमने भाषा के बारे में बात किया था। भाषा का मतलब होता है बाबू मन की बातों को बताने का साधन। कोई भी बात सबसे पहले हम लोगों के मन में आता है, आता ही नहीं आता, अभी भी कुछ ना कुछ आपके मन में आ रहा होगा। तो कोई भी बात सबसे पहले हम लोगों के मन में आता है। इसी मन की बातों को बाहर निकालने में जो हमारा मदद करे वो क्या है? भाषा है। मान लीजिए मेरे मन में आया जलेबी खाएंगे, तो उस मन की बातों को हम बाहर कैसे निकालते हैं? बोलकर, लिखकर। तो याद रहे ये बोलना और लिखना ही क्या है? भाषा है। याद रहे हम मनुष्य के लिए ये बोलना, ये लिखना हथियार के समान है, ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है, हथियार है। यही बोली और लिखाई की वजह से मन की बात बाहर निकलता है। तो भाषा एक प्रकार का हथियार है जो कि जानवरों के पास नहीं है और दूसरे प्राणी के पास नहीं, हम इंसानों के पास है, मनुष्य के पास है। भाषा हमारे लिए वरदान है, हथियार है, याद रखेंगे। तो कोई भी पूछ लेगा भाषा किसे कहते हैं, भाषा से आप क्या समझते हैं, आप डायरेक्ट बोल सकते हो भाषा एक साधन है, एक हथियार है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने मन की बातों को दूसरे व्यक्ति तक साझा करता है, व्यक्त करता है, रखता है। वो क्या है? भाषा है। याद रहे व्याकरण की अगर बात करें तो जी हाँ, उसी भाषा को, जिस भाषा को मतलब मन में जो बात आया उस बात को बाहर निकालने में जो मदद करे वो भाषा है। लेकिन उस भाषा को सही लिखने पढ़ने के लिए नियम का जरूरत होता है। मन की बातों को बाहर निकालने में जो मदद करे वो भाषा है, और उस भाषा को सही तरीके से मतलब भाषा को सही बोलने, लिखने, पढ़ने में जो मदद करे, या बोलते भाषा को सही पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए नियम चाहिए। जी हाँ, इसी नियम को व्याकरण बोलते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, हमने भाषा के बारे में लिखा, भाषा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। तो भाषा के बारे में हमने क्या लिखा भाषा एक साधन है। जी हाँ, भाषा एक साधन है, एक हथियार है ना, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। जी हाँ, तो भाषा एक हथियार है। ये बोलना, ये लिखना क्या हमारे लिए हथियार है? ये बोली और लिखाई की मदद से एक व्यक्ति अपने मन की बातों को दूसरे व्यक्ति तक रखता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भाषा से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे भाषा एक साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। ये जो भाषा है ना बाबू, इसके दो प्रकार होते हैं, एक हो जाता है आपका मौखिक और एक हो जाता है लिखित। हालांकि तीसरा भी होता है ना, जिसको सांकेतिक बोलते हैं, लेकिन मुख्य यही दो होता है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। मतलब बोलकर आदमी जो है ना फेस टू फेस, आमने सामने बैठकर, आमने सामने मन की बातों को आमने सामने मन के विचारों को प्रकट करना, वो क्या है? मौखिक है। पत्र के द्वारा लिखकर विचारों को प्रकट करना, वो क्या है? लिखित है। तो याद रखेंगे भाषा के दो प्रकार हो जाते हैं, एक मौखिक, एक क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा, है ना। चलिए व्याकरण के बारे में मैंने क्या बताया कि प्रत्येक भाषा को सही लिखने, पढ़ने तथा बोलने का निश्चित नियम होता है। प्रत्येक भाषा, तो प्रत्येक भाषा को सही लिखने, पढ़ने तथा बोलने का निश्चित नियम होता है। यह नियम ही क्या है? व्याकरण है। तो हर भाषा को सही पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए नियम की जरूरत होती है, और वही नियम है क्या? तो वही नियम बाबू व्याकरण है। बात अगर व्याकरण की करें तो व्याकरण को 5 प्रकार में बांटा गया है, हिंदी व्याकरण को भी, इंग्लिश ग्रामर को भी। चाहे आप हिंदी व्याकरण की बात करो या अंग्रेजी व्याकरण की बात करो, इसको कितने 5 भागों में बांटा गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार। अंग्रेजी में ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, प्रोसोडी, पंक्चुएशन।
याद रहे। तो हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया। एक भाग है वर्ण विचार, जहां पर वर्णों का हम अध्ययन करते हैं, लेटर का अध्ययन करते हैं। दूसरा है आपका शब्द विचार, जहां पर शब्द के बारे में, वर्ड के बारे में जानते हैं। तीसरा है वाक्य विचार, जहां पर सेंटेंस के बारे में, वाक्यों के बारे में जानते हैं, है ना। चौथा है छंद विचार, जहां पर हम लोग पैराग्राफ के बारे में जानते हैं। पांचवा है चिन्ह विचार, जहां पर हम लोग सिंबल के बारे में जानते हैं ना, अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये सब क्या है, सिंबल है। तो सिंबल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो भाषा और व्याकरण का आपका ये परिचय हो गया कि भाई कोई भी बात सबसे पहले मन में आता है, मन की बातों को बाहर निकालने में जो मदद करे वो भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। और किसी भी भाषा को सही सही पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए नियम का जरूरत होता है। वही नियम एक्चुअली क्या है, व्याकरण है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, इसको याद कर लेना है, इसका ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। ठीक है, बेसिक नॉलेज। किसी भी बिल्डिंग को अगर मजबूत बनाना हो तो उसका बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। बुनियाद स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग बहुत मजबूत होगा। ये एक तरह से बुनियाद है ना। भाषा को सीखने के क्रम में, हिंदी व्याकरण को सीखने के क्रम में ये आपका बुनियादी नॉलेज है, याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है आपका वर्ण परिचय। वर्ण परिचय मतलब, वर्ण परिचय का मतलब हुआ वर्ण विचार। मतलब यहां पर अब हम लोग आगे जो है वर्णों के बारे में सीखेंगे। बात अगर इंग्लिश की करें तो इंग्लिश में टोटल 26 लेटर है, इसी को वर्ण बोलते हैं नहीं। तो देयर आर टोटल 26 लेटर्स इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के दुनिया में 26 लेटर है, 26 वर्ण है कि नहीं है। ये 26 वर्ण का अपना विशेषता है। ये 26 वर्ण को, 26 लेटर को 2 प्रकार से लिखा जाता है, कैपिटल, स्मॉल। इसका 3 प्रकार होता है ना, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल। देखा जाए तो ये 26 एक साथ मिलकर ऑर्डरली अगर इसको अरेंज कर दी जाए तो ये क्या कहलाता है, अल्फाबेट कहलाता है। तो इंग्लिश में जिस तरह आपने लेटर्स के बारे में जाना, हिंदी में भी हम लोग वर्णों के बारे में, अक्षर के बारे में जानेंगे। तो वर्ण परिचय के अंतर्गत वर्णों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वर्ण है क्या बाबू, तो वर्ण को अंग्रेजी में लेटर बोलते हैं। हमने लिखा भाषा की सबसे छोटी इकाई जिससे बांटा या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वही क्या है, लेटर है। याद रहे, किसी भी भाषा का, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, लैटिन हो, ग्रीक हो, कोई भी भाषा, दुनिया के किसी भी भाषा का जो सबसे छोटी इकाई है वही क्या है, लेटर है। हिंदी में सबसे छोटा कौन, क ख ग, तो याद रखेंगे यही क्या है, वर्ण है, यही लेटर है। उर्दू में सबसे छोटा कौन, अलिफ बा ता सा जी, यही क्या है, लेटर है, हर्फ है। उर्दू में हर्फ बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में लेटर बोलते हैं और हिंदी में वर्ण बोलते हैं इसी को। इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई ABCD, इसी को लेटर बोलते हैं, हिंदी में इसी को वर्ण बोलते हैं, उर्दू में इसी को हर्फ बोलते हैं। तो यकीन मानिए किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगा जी, वर्ण कहलाएगा। तो कोई पूछ लेगा वर्ण से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। एनी प्रॉब्लम, इसे बांटा या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे। जैसे तोड़िए, तो इसको तोड़िए, नहीं तोड़ पाइएगा। आ, ये गोटा है, क ख ग र, ये बाबू इसका टुकड़ा नहीं होता है, इसे बांटा या तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। ये इससे दूसरा चीज बनता है, ये किसी से नहीं बना है, समझ रहे हैं, इसका से बांटा या तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया लेटर, वर्ण हो गया। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए वर्णमाला क्या है, अल्फाबेट क्या है। तो याद रहे, वर्णों के क्रमबद्ध सजावट को, वर्णों के क्रमबद्ध सजावट को ही वर्णमाला बोलते हैं। क से लेके ज्ञ तक एकदम ऑर्डरली, क्रमबद्ध एकदम लिख दिया जाए, यही क्या कहलाएगा, वर्णमाला। ये देखिए वर्णमाला 2 चीजों से मिलकर बना, वर्ण प्लस माला। वर्ण मतलब वर्ण, क ख ग, माला मतलब माला, हार। क ख ग को अगर धागा में गुथ करके माला बना दी जाए, एक धागा देंगे उसमें पहले क को, फिर ख को, फिर ग को, इसी तरह पूरा एकदम ज्ञ तक टोटल को एकदम गुथ दिया जाए ऑर्डरली न, क्रमबद्ध तरीके से इसको बांध दीजिए, वर्णों का माला हो गया। जैसे फूलों का माला होता है, तो वर्णमाला तो आराम से समझ में आ रहा है कि वर्णों की माला को वर्णमाला बोलते हैं। तो अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह या सजावट, है ना।
वर्णों का क्रमबद्ध समूह या सजावट ही क्या कहलाता है? वर्णमाला। अब आपसे कोई पूछ लेगा बताओ हिंदी में कितने वर्णमाला है? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं किसी भी भाषा में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्णमाला होता है। अगर मैं बोलूं कि अंग्रेजी में कितने वर्णमाला, तो 2600 लेटर लीजिएगा, धागा लीजिएगा, ABCDEFGHIJKLM, इसी तरह जेड तक गुथ दीजिएगा, बंध दीजिएगा, तो 2600 लेटर से कैठ माला बना, एक हो ना। तो अंग्रेजी में भी एक वर्णमाला है, अल्फाबेट है, हिंदी में भी एक अल्फाबेट है। तो किसी भी भाषा में सिर्फ और सिर्फ एक वर्णमाला होता है, तो अल्फाबेट सिर्फ एक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लिखा हिंदी में 48 वर्ण है। कितने वर्ण है? जैसे अंग्रेजी में टोटल कितना है? 26। देयर आर टोटल 26 लेटर्स इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। तो यहां भी याद रखेंगे देयर आर टोटल 48 लेटर्स इन द वर्ल्ड ऑफ हिंदी। हिंदी के दुनिया में टोटल 48 वर्ण है। कई बच्चा के मन में भी खुचरिंग हो रहा होगा, सर 52 होता है, 52 होता है। तो याद रहे इसमें कुछ संयुक्त वर्ण भी है जिसको इसमें नहीं रखा जाता है, 4 है, जिसका चर्चा हम आगे करेंगे। हिंदी के दुनिया में टोटल 52 आपको वर्ण मिल जाएगा, लेकिन वर्णमाला में जो फिट आता है वो 48 है। हिंदी में 48 वर्ण है, या हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण है, याद रखेंगे। वो 48 कौन है? तो वो 48 में बाबू स्वर वर्ण 11 है। स्वर वर्ण कौन है? तो जिसका उच्चारण के लिए किसी और का जरूरत नहीं होता है, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण के लिए व्यंजन का आवश्यकता नहीं होगा, यह अपने आप में 30 मार्कान है। तो स्वर वर्ण टोटल 11 है। कौन है? तो अ है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ है, री है, ए है, ओ है, ओ है। नहीं, टोटल कितना है? 11 है। याद रखेंगे स्वर टोटल 11 है। व्यंजन, व्यंजन टोटल 37 है बाबू। 37 11 48 ना, 48 हो जाता है। तो व्यंजन 37 है। ये 37 कौन है? तो ये देख पा रहे हैं क ख ग घ अंग, ये कवर्ग कहलाता है, क्योंकि ये क वाला लाइन है। ठीक है, क वाला वर्ग को, क वाला ग्रुप को, क वाला समूह को कवर्ग कहा जाता है। उसी तरह चौवर्ग है, च छ ज झ य न। उसी तरह ट वर्ग है, ट ठ ड ढ न। उसी तरह त वर्ग है, त थ द ध न। उसी तरह प वर्ग है, प फ ब भ म, है ना। प्रत्येक में 5 है, 5, इसमें भी 5, इस वर्ग में भी 5, इस वर्ग में भी 5, इस वर्ग में भी 5। मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सब वर्ग में 5 से 5 है। तो 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग, 5 वर्ग, 5 वर्ग है, प्रत्येक में 5, 5 5 25, 5 5 25, तो 5 5 25 हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये 25 है टोटल। यहां पर जो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक है, इसमें टोटल जो है 25 वर्ण है। ये स्पर्श व्यंजन कहलाता है। आपका परीक्षा में पूछ लेगा कि हिंदी में स्पर्श व्यंजन टोटल कितने हैं? तो स्पर्श व्यंजन टोटल 25 है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। एनी प्रॉब्लम? उसके बाद आगे आइए, देखिए आगे है य र ल व। क्या है जी? य र ल व अंतस्थ कहलाता है। ये टोटल 4 है। उसी तरह तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये उष्ण वर्ण कहलाता है। उसमें है ये 4 है इसकी संख्या, है ना। उसके बाद र और र, ये क्या है? 2 है। और यहां पर देखिए आप अनुस्वार और विस्कर, ये दोनों आयोगवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? आयोगवाह। तो याद रखेंगे, देखा जाए तो व्यंजन में टोटल संख्या 37 का है और स्वर में टोटल संख्या 11 है। ओवरऑल हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है? 48। 48 में 11 जो है वो आपका स्वर है। कौन कौन है आपको याद रख लेना है। व्यंजन 37 है, लेकिन ये 37 व्यंजन में 25 बाबू जो है वो स्पर्श व्यंजन है, और ये जो 4 है य र ल व, ये अंतस्थ कहलाता है। और ये जो 4 है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये उसमें कहलाता है। र ये दोनों दो जो है ये, और अनुस्वार और ये विसर्ग जो है ये क्या है? ये 2 आयोगवाह कहलाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार? जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़े थे, लेटर हैज 3 टाइप्स,
वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल। लेकिन हिंदी में वर्णों को दो प्रकार में बांटा गया है। तो हिंदी में वर्णों को जो दो प्रकार में बांटा गया है वो दोनों प्रकार कौन कौन है याद रखेंगे। एक है आपका स्वर वर्ण और दूसरा है आपका व्यंजन वर्ण। अभी पीछे भी हम लोग चर्चा किए स्वर वर्णों की संख्या कितना है 11, व्यंजन वर्णों की संख्या क्या है 37, दोनों मिलके 48 हो जाएगा। स्वर वर्ण की अगर हम बात करें तो इसके बारे में याद रखेंगे कि जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना हो। स्वर वर्ण वह है जिसका उच्चारण में किसी की जरूरत नहीं होती, जबकि व्यंजन वर्ण के बारे में जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। देखिए स्वर वर्ण जो है ये अपने आप में काफी है, स्वर वर्ण का उच्चारण के लिए किसी का जरूरत नहीं है, लेकिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण के लिए स्वर वर्ण का क्या है जरूरत है। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है और ये निर्भर है। किस पर निर्भर है तो इस पर निर्भर है, याद रखेंगे। अब देखिए ये जो स्वर वर्ण है बाबू इसके दो प्रकार हो जाते हैं। ये जो स्वर वर्ण है इसके दो प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन? तो स्वर वर्ण में एक हो जाएगा मूल स्वर। मूल स्वर में अ, आ, हर्षई, दुर्गई, उ, ए, औ है। और इसमें दूसरा है आपका संयुक्त स्वर, ये है ए, औ। संयुक्त क्यों है? क्योंकि देखिए दो स्वर के मिलने से बनता है ये। अ और ए मिलेगा तो ए होगा, ओ मिलेगा तो औ होगा। तो याद रहे स्वर जो है स्वरों के मिलने पर तब ये जाकर के बना है, तो ये संयुक्त है। याद रखेंगे स्वर वर्ण तो 11 है, औ से लेकर अविसर्ग तक स्वर वर्ण तो 11 है, लेकिन ये 11 जो स्वर वर्ण है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है मूल, एक है संयुक्त। मूल में ये सभी आ जाता है और संयुक्त में ये दोनों आ जाता है। पूछा जा सकता है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है तो 2 होगा। ठीक है, आगे यहां पर देखिए व्यंजन जिस तरह से स्वर को दो प्रकार में बांटा गया, स्वर वर्ण को मूल स्वर और संयुक्त स्वर, उसी तरह व्यंजन वर्ण को भी 3 प्रकार में बांटा गया, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्मीय, है ना। तो याद रहे स्पर्श में व्यंजन की संख्या टोटल 37 है ना जी, 37 है ना, टोटल 37 है। ये 37 में क वर्ग से लेकर प वर्ग तक कौन, तो याद रखेंगे क वर्ग से लेकर प वर्ग तक यह स्पर्श कहलाता है, यह अंतस्थ कहलाता है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह ये उसमें कहलाता है, याद रखेंगे। तो यहां आपको याद रखना है कि स्वर वर्ण का 2 प्रकार, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, और व्यंजन वर्ण का 3 प्रकार, स्पर्श, अंतस्थ और उसमें। ये सभी को याद कर लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसा कि आप सभी देख पा रहे मात्राएं, बाबू मात्राएं हैं क्या? अभी तो आपने वर्ण के बारे में पढ़ा, अब हम जानेंगे मात्रा है क्या। जितना भी व्यंजन वर्ण है ना, आप देखते होंगे क में आकार लगाकर का बना दिया जाता है, क में हर्षिकार लगाकर की बना दिया जाता है, दीर्घिकार लगाकर की बना दिया जाता है ना, हर्षुकार कु, दीर्घिकार कु ने बना दिया जाता है। तो मात्राएं हैं क्या? तो याद रखेंगे व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। ये आकार, हर्षविकार, दीर्घविकार, ये सब क्या है? ये मात्राएं हैं, याद रखेंगे। इन व्यंजन के साथ लगकर व्यंजन का रूप परिवर्तित कर देता है, ठीक है, उसके व्यवहार में बदलाव ला देता है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 10। हिंदी के दुनिया में टोटल कितनी मात्राएं हैं? तो याद रखेंगे 10। कौन? ये देखिए आकार है, हर्षविकार है, दीर्घविकार है, हर्षुकार है, दुर्गुकार है, री है, ए है, ओ है, औ है। ये 10 क्या है? मात्राएं हैं। यही 10 मात्रा मिलकर एक तरह से शब्द का बेहतर तरीके से निर्माण होता है ना। ककहड़ा भी पढ़े होंगे, इसी के मदद से ककहड़ा का निर्माण होता है, याद रखेंगे। तो हिंदी में मात्राएं कितने हैं टोटल? तो 10 हैं, याद रखेंगे। चलिए संयुक्त व्यंजन भी है कुछ, जिसको कि वर्णमाला से बाहर रखा गया है, क्योंकि माला बनाते समय वो गुथा नहीं जाता है, मतलब वो सुटेबल नहीं है, याद रखेंगे। संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? तो हिंदी में संयुक्त व्यंजन 4 है। हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितना है? 4। जैसे अक्षर, ये अक्षर जो है ना, इसको वर्णमाला के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ण का रूल को फॉलो नहीं करता है। वर्ण का क्या रूल है? ऐसी सबसे छोटी इकाई जिसे बांटा या तोड़ा नहीं जा सके। लेकिन देखिए अक्षर को आप तोड़ सकते हो। क प्लस मूर्धन्य स बराबर क्या होता है? अक्षर।
उसी तरह त्र, तो और र दोनों मिलके क्या बनता है त्र, स्र, है ना। तालव्य स और र मिलकर के क्या बनता है स्र, ज्ञ, ज और य मिलके बनता है ज्ञ। तो ये संयुक्त वर्ण व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसलिए याद रहे वर्णमाला में, इसलिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने वाला पॉइंट है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है 48। वर्णमाला जो है उसमें वर्णों की संख्या कितना 48, लेकिन हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितना हो जाता है 52। वर्णमाला में वर्णों की संख्या बाबू 48 है, लेकिन ये चारों संयुक्त व्यंजन मिलाकर 52 हो जाता है। इसलिए कई लोग या कई व्याकरण में लिखा जाता है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है, लेकिन याद रहे वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है वो 48 है। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितना है 52, क्योंकि संयुक्त व्यंजन भी क्या है वर्ण ही है। तो 48 में ये चार को मिक्स कर देंगे। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 48, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52। हिंदी में मात्राएं कितना है 10, अभी पीछे हम लोगों ने देखा। यही मात्रा से तो ककहरा का निर्माण होता है, शब्द निर्माण होता है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, योगदान है। चलिए, तो पीछे का भी आप लोग स्क्रीनशॉट तो हम नहीं बोल पाए, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक जो भी पढ़ा, नहीं लगता है कि एक छोटा सा टेस्ट हो जाना चाहिए? आपने क्या सीखा? नहीं, इस पर एक छोटा सा टेस्ट होना चाहिए। अभ्यास प्रश्न पत्र, आपका पहला प्रश्न देखिए क्या है। हिंदी भाषा की लिपि है, बचपन से याद है देवनागरी, याद रखेंगे। दूसरा, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या, हिंदी भाषा में 52। अगला, हिंदी वर्णमाला में आयुग्वह वर्णों की संख्या ऑफ कोर्स 2 है। आप देखे होंगे कि क्या था, अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 हो जाएगा। अच्छा, इसको आयुग्वह क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि ये जो अनुस्वार और विसर्ग है ना, ये दोनों को देखिएगा कि स्वर वर्ण के अंत में रखा जाता है। स्वर वर्ण के लिस्ट में तो इसको रखा जाता है, लेकिन ये बिहेव करता है व्यंजन की तरह, इसलिए इसको आयुग्वह कहा जाता है। ये 2 है, याद रखेंगे। अगला, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, हिंदी वर्णमाला में 48, ठीक है, और संयुक्त व्यंजन मिलाकर तब होता है 52, इसलिए हिंदी भाषा में 52 है और हिंदी वर्णमाला में 48 है। ये डिफरेंस को याद रखेंगे। अगला, संयुक्त व्यंजनों की संख्या, जी हाँ, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना है 4, अक्ष, तड़, स्र, ज्ञ, ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। अगला, संयुक्त स्वरों की संख्या, संयुक्त स्वर, हाँ ये नहीं था, ए, ओ, नहीं लगता है, ओ प्लस ए बराबर है ना, ओ प्लस ओ बराबर ओ, ऐसा था ना। तो याद रहे ये क्या 2 है इसका ना, संयुक्त स्वरों की संख्या 2 हो जाएगा। 7वां नंबर, स्वर वर्णों की संख्या, 11 है, बचपन से जान रहे हैं। अगला, स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श, जी हाँ, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक 25 होगा, ये हो जाएगा आपका। भाषा का प्रकार, भाषा का 2 प्रकार, मौखिक और लिखित। अगला, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है जी, ऑफकोर्स वर्ण कहलाती है। तो ये था आपका हिंदी का पहला क्लास। हम लोगों ने हिंदी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। सबसे पहले व्याकरण समाप्त करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे पुस्तक की ओर। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।